रीबर्थ होने के बाद ज़ॉम्बी मिल्क का फ्रूटी फ्लेवर प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम मैंने कैंपस बेल लिऊ रुयान की कबर खोद कर निकाल दी। मैं सीधा कॉफिन के अंदर घुस गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर मैं उसके करीब झुककर उसके होठों को किस करने लगा, उसके मुंह में मौजूद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को निगलते हुए, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे बाद ईयरी पावर अवेकन होने वाली थी और उस वक्त सारी मरी हुई आत्माएं जागकर इविल डीमंस बन जाती। और कैंपस बेल लिऊ रुयान को उसके क्लासमेट्स ने बहुत बुली किया था, इसलिए उसने रेड वेडिंग ड्रेस पहनकर दफनाया जाना चुना था। उसका बेहद रिजेंटमेंट कभी खत्म नहीं हुआ और अनएक्सपेक्टेड तरीके से ईयरी अवेकनिंग के बाद वो ड्रॉट डीमन ज़ॉम्बीज की एंसेस्टर बन जाती, पूरे ड्रैगन कंट्री की सबसे टेरिफाइंग टैबू एग्जिस्टेंस। लेकिन रीबर्थ लेकर लौटने वाले इंसान के रूप में मैं जानता था कि जब तक मैं ज़ॉम्बी फैंग्स वाली लियू रुयान को किस करूंगा, तब तक मैं भी उसकी तरह वही टेरिफाइंग पावर हासिल कर सकता हूं। ये मेथड सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि अभी लियू रुयान सिर्फ एक कॉप्स थी जो रेजिस्ट नहीं कर सकती थी। उसके सामने मैं जो चाहूं कर सकता था, जितना चाहूं उसे किस कर सकता था। लेकिन सेफ रहने के लिए मैंने पहले से ही कॉफिन में घुसकर 3 दिन और 3 रात तक उसे किस करने का प्लान बना लिया था। एक्साइटेड मूड के साथ मैंने कॉफिन का ढक्कन सीधा खोल दिया। कॉफिन के अंदर लियू रुयान रेड वेडिंग ड्रेस पहने लेटी हुई थी। उसके शरीर पर डीके का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखें हल्की सी बंद थी, जैसे वो बस सो रही हो। लग रहा था रेड ड्रेस का रिजेंटफुल पावर पहले ही उस पर असर कर चुका था। बिना एक सेकंड सोचे मैं सीधा कॉफिन के अंदर लेट गया और ढक्कन बंद कर दिया। मेरे सामने सब कुछ तुरंत अंधेरे में डूब गया, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि थोड़ी एक्साइटमेंट महसूस हुई। जब लियू रुयाओ जिंदा थी तब सबके नजदीक एक बहुत बड़ी ब्यूटी मानी जाती थी। मैं कभी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ एक ही जगह पर नहीं रहा था और ना ही इतना करीब आया था। और अब असली काम शुरू करने का वक्त आ गया था। फिर मैंने स्किलफुली लियू रुयान को अपनी बाहों में लिया और एक्साइटेड मूड में उसे किस कर दिया। उसके होंठ ठंडे थे, लेकिन बिल्कुल स्टिफ नहीं थे, बल्कि बहुत सॉफ्ट महसूस हो रहे थे। साथ ही स्ट्रॉबेरी की हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। इस पल मैं पूरी तरह इस रेयर टेंडरनेस में डूब चुका था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि लियू रुयान का शरीर हल्का सा कांप गया। मैं तुरंत भौएं सिकोड़कर सोचने लगा कि कहीं लियू रुयान पहले ही अवेकन तो नहीं हो रही। मेरी पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक अभी वक्त नहीं हुआ था। हालांकि ईयरी पावर के असर से उसका शरीर सड़ा हुआ नहीं था, लेकिन असली ड्रॉट डीमन बनने में अभी कुछ वक्त बाकी था। और अगर पिछली जिंदगी की अफवाह सच थी, तो जिस पल वो ड्रॉट डीमन बनेगी उसी पल मुझे भी उसके साथ पावरफुल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं ये सोच रहा था, मुझे एक तेज दर्द महसूस हुआ। समझने से पहले ही लियू रुयान ने मेरे होठों को काट लिया था। फिर भी मुझे डर नहीं लगा, उल्टा मैंने भी उसके होठों को वापस काट लिया। लियू रुयान ने एक हल्की सी सिसकारी निकाली, जैसे मेरी बुरी हरकत पर मुझे डांट रही हो। इसी वक्त मास्करेव की दूसरी तरफ एक आदमी और एक लड़की इस तरफ आ रहे थे। आदमी येलो मंक रोब पहने हुए एक मंक था और उसके साथ चल रही लड़की 20 साल से छोटी लग रही थी। वाइट ड्रेस पहनी हुई बिल्कुल प्योर और इनोसेंट नजर आ रही थी। मास्टर कोंगसू, लियू रुयान ने सच में रेड वेडिंग ड्रेस पहनकर सुसाइड किया था। उसने कहा था कि घोस्ट बनने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगी। मास्टर, आपको मेरी मदद करनी होगी, लड़की ने नखरे भरी आवाज में कहा। यह सुनकर मास्टर कोंगसू मुस्कुराया और शांत आवाज में बोला, अमिताभ, हाँ, ये हम्बल मंक 30 साल से डीमंस और मॉन्स्टर्स को खत्म करने में माहिर है। चाहे फियर्स घोस्ट हों या जॉम्बीज, मैं उनसे आसानी से निपट सकता हूँ। और इस बार मैं स्पेशली पीचवुड सोड भी लाया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। बोलते हुए उसने आराम से अपना हाथ लड़की की पतली कमर पर रख दिया। स्मूथ और सॉफ्ट टच महसूस करते ही मास्टर कोंगसू के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। गो किंगरव का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। ये देखकर मास्टर कोंगसू का हाथ उसके शरीर पर और ऊपर सरक गया, एक और ज्यादा सॉफ्ट और भरे हुए हिस्से की तरफ। लड़की ऊपर से रेजिस्ट करने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में सब एक्सेप्ट कर रही थी। उसकी हर अदा और हर मुस्कान में एक अल्योरिंग चार्म था। मास्टर, अगर आप लियू रुयान को स्मूथली खत्म कर देंगे तो मैं आपकी हो जाऊंगी, लड़की ने फिर से नखरे से कहा। चिंता मत करो, बाद में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये हम्बल मंक कितना केपेबल है, मास्टर कोंगसू ने फिर जवाब दिया। गू किंग रव ने हल्की और कॉकेटिश आवाज में कहा। इस लड़की का नाम गू किंग रव था। वो और लियू रुयान एक ही यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स थे। पहले किसी छोटी सी बात पर गू किंग रव को लियू रुयान पर गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने कई फीमेल क्लासमेट्स के साथ मिलकर उसे बार बार बुली किया। लेकिन गू किंग रव को कभी नहीं पता था कि लियू रुयान रेड वेडिंग ड्रेस पहनकर सुसाइड कर लेगी और अपने घर वालों से मास ग्रेव में दफनाया जाना कहेगी, ताकि मौत के बाद फियर्स घोस्ट बनकर गू किंग रव और बाकी लोगों से बदला ले सके। इसी पल गू किंग रव को सच में डर लगना शुरू हो गया था और इसी वजह से वो मास्टर कोंगसू के पास आई थी लियू रुयान को खत्म करने के लिए। जब दोनों लियू रुयान की कब्र तक पहुंचे तो तुरंत जम गए।
ये लियू रुयान की ग्रेव है? मास्टर कोंगसू ने हैरानी से पूछा, क्योंकि पूरी कब्र खोदी जा चुकी थी और मिट्टी चारों तरफ बिखरी थी। बीच में रेड कॉफिन साफ दिख रही थी। जगह तो यही होनी चाहिए, लेकिन ग्रेव खोदी किसने? गुकिंग रव ने धीरे से कहा। फिर उसके दिमाग में एक टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी आई। कहीं लियू रुइनान की कॉप्स पहले ही रिवाइव तो नहीं हो गई? गुकिंग रव ने घबराहट में मास्टर कोंगसू की तरफ देखकर कहा। यह सुनते ही मास्टर कोंगसू भी घबरा गया, क्योंकि हालांकि वो मंक था लेकिन बाद में बना था और उसे कोई असली डिवाइन आर्ट्स नहीं आती थी। असल में वो पैसा ठगना और औरतों को फंसाना चाहता था। अमिताभा, यहाँ येन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्यों ना हम कल वापस आएं? मास्टर कोंगसू ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनते ही गू किंग रब का चेहरा बदल गया। तुमने मुझे टच तो कर लिया और अब एक्शन का वक्त आया तो डर रहे हो? तुम आदमी भी हो या सिर्फ एक फ्रॉड हो? गू किंग रब ने नाराज होकर कहा। वेल, फिर ये हम्बल मंक जाकर देख लेता है, मास्टर कोंगसू ने मजबूरी भरे चेहरे से कहा। फिर उसने पीचवुड स्वॉर्ड उठाई और कॉफिन की तरफ चल दिया। तभी अचानक आसमान और जमीन में अजीब बदलाव आया। जो मूनलाइट पहले ब्राइट थी वो अचानक ब्लड रेड हो गई। पूरी दुनिया एक पल में खून के रंग में रंग गई और सब कुछ नरक जैसा लगने लगा। ये सब पलक झपकने के ही हो गया और किसी को रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? चांद अचानक लाल कैसे हो गया? मास्टर कोंगसू ने उस अजीब फिनोमिनन को देखकर चीख कर कहा। उसके बोलते ही आसमान से एक थंडरबोल्ट गिरा। अगले सेकंड ब्लैक रेन पूरी जमीन पर बरसने लगी। ईयरी पावर पूरी तरह फट पड़ी। अनेक आत्माएं जो कब का मर चुकी थीं इस पल जाग उठीं और सबसे टेरिफाइंग इविल डीमंस बनकर हर इंसान का शिकार करने लगी। आ! कॉक्स सच में रिवाइव हो गई। ये देखकर मास्टर कोंगसू पलटकर पूरी स्पीड से भाग गया। उस वक्त उसे गू किंग रव की जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। गू किंग रव ने उसे भागते देखा और गुस्से और घबराहट से भर गई, लेकिन मजबूरन उसे भी उसके पीछे पूरी तेजी से भागना पड़ा। इसी वक्त कॉफिन के अंदर भी स्ट्रेंज चेंजेस हो रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि लियू रुयान का शरीर लगातार ईयरी पावर छोड़ रहा है। ईयरी पावर अवेकन हो गई है। कोई बात नहीं, पहले मैं उसे किस करता रहता हूँ, मैंने सोचा। पिछले एक्सपीरियंस की वजह से जब मैंने इस बार फोर्सफुली लियू रुयान को किस किया तो सब कुछ और स्मूथ और नेचुरल था। जैसे ही हमारे होंठ मिले मुझे कुछ गलत लगा, क्योंकि इस वक्त लियू रुयान का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और उसके क्यूट टाइगर टीथ धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे। साथ ही मेरे अंदर भी वही स्ट्रेंज चेंजेस शुरू हो गए। टेरिफाइंग पावर की लहरों ने एक पल में मेरे शरीर को इन्वेड कर लिया। हड्डियों तक पहुंचने वाले दर्द के साथ एक वायलेंट पावर मेरे अंदर से फूट पड़ी। इमॉर्टल और इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी जॉम्बी बनने का पहला स्टेप होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे लगा मेरी कॉन्शियसनेस धुंधली पड़ रही है, जैसे मैंने 3 दिन और 3 रात से नींद ही ना ली हो। नहीं, ये ईयरी पावर मेरे माइंड को इन्वेड कर रही है। अगर मैं इसे रेजिस्ट नहीं कर पाया तो मैं पूरी तरह से एक असली ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से इस ईयरी पावर के खिलाफ स्ट्रगल किया। वक्त बीतने के साथ मेरे शरीर के बदलाव और भी ऑब्वियस होते गए। मेरी प्यूपिल्स ब्लड रेड हो गईं और मेरे काले बाल सिल्वरी वाइट में बदल गए। एक ईयरी ऑरा और इंटेंस किलिंग इंटेंट मुझे घेरने लगा। यहाँ तक कि मेरी पीठ से पिच ब्लैक विंग्स भी निकल आईं। हर सेकंड को एक साल जैसा बनाने वाली एगनी के बाद मैं आखिरकार बच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जियांग चेन की पावर भी हासिल कर ली। लियू रुयान ड्रॉट डीमन बन चुकी थी और मैं वाकई जियांग चेन बन गया था। जियांग चेन 4 लायन किंग्स में से एक था और सबसे पावरफुल। अपने अंदर उबलती हुई पावर को महसूस करके मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया। इतनी जबरदस्त पावर और साथ में एक जिंदा इंसान की विजडम। अब इस दुनिया में मुझे रोक कौन सकता है? फिर मैंने एक ही लात में कॉफिन का ढक्कन तोड़कर खोल दिया और बाहर निकल आया। और जिस पल मैं बाहर निकला उसी पल लियू रुयान, जो ड्रॉट डीमन बन चुकी थी, वो भी उड़कर बाहर आ गई। इस वक्त लियू रुयान अब भी अपनी रेड वेडिंग ड्रेस पहने हुई थी और उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा बेहदीरी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो मुझे जिस नज़र से देख रही थी उसमें इंटेंस किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। उसका एक्सप्रेशन देखते ही मैंने तुरंत भौं सिकोड़ ली। अगर मुझे सही याद है तो पिछली ज़िंदगी में ड्राउट डीमन बनने के बाद लियू रुयान के पास किसी जिंदा इंसान वाली कॉन्शियसनेस नहीं बची थी। उसके अंदर सिर्फ हेट्रेड रह गई थी और अवेकन होते ही सबसे पहला काम उसने यूनिवर्सिटी जाकर उन सब लोगों को मारना किया था जिन्होंने उसे कभी बुली किया था। इसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि आसपास का टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है और जमीन धीरे धीरे लावा में बदल रही है। क्या यही ड्राउट डीमन की पावर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे घंटों तक फोर्सफुली किस किया था और अब वो मुझसे बदला लेने आ गई है? मैंने धीरे से खुद से कहा। अगले ही सेकंड में फ्लैश की तरह गायब हुआ और तुरंत लियू रुयान के सामने पहुंच गया। फिर मैंने अपना हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द डाल दिया और मेरी ऑरा ने उसे पूरी तरह कवर कर लिया। मेरी पावरफुल ऑरा के नीचे लियू रुयान ने एक पल में रेजिस्ट करने की एबिलिटी खो दी। उसका पहले वाला एरोगेंस पूरी तरह गायब हो गया और अब वो एक सीधी साधी छोटी भेड़ की तरह लग रही थी। बस उसकी खूबसूरत आंखों में अब भी हल्का सा डिफायंस बाकी था। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो?
मैंने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन लियूरुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में मुझे सिर्फ कंफ्यूजन नजर आया। ये देखकर मैंने सिर हिला दिया। लगता है लियूरुयान के पास मेरी तरह सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरी नई एबिलिटी टेस्ट करने का ये परफेक्ट मौका है। अगले ही सेकंड में झुका और सीधा लियूरुयान की गर्दन पर काट लिया। आह! ल्यूरुयान का शरीर इंस्टिंक्टिवली कांप गया, लेकिन मेरी ऑरा के सामने उसके पास रेजिस्ट करने की कोई ताकत नहीं थी। जैंगचन बनने के बाद मैंने लायन किंग ऑरा की एबिलिटी अवेकन की थी, जो सारी लिविंग बींग्स पर सप्रेसिंग इफेक्ट डाल सकती थी, और मैं जिंदा लोगों को इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बीज ने बदल सकता था और उन पर मास्टर सर्वेंट मार्क भी छोड़ सकता था। और जो मैंने भी ल्यूरुयान पर यूज़ किया था वो बिल्कुल वही एबिलिटी थी। ल्यूरुयान पहले ही ज़ॉम्बी थी और उसकी स्ट्रेंथ लगभग मेरे बराबर थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं उस पे मास्टर सर्वेंट मार्क छोड़ पाऊंगा या नहीं। ये करने के बाद मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा। इस वक्त ल्यूरुयान भी मेरी तरफ देख रही थी, और जैसे ही हमारी नजरें मिली मुझे हम दोनों के बीच एक अजीब कनेक्शन बनता हुआ महसूस हुआ। काम कर गया, ये देखते ही मैं खुशी से भर गया। इस कनेक्शन के साथ मैं ल्यूरुयान को कुछ भी ऑर्डर कर सकता था और वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करती। इस वक्त मास ग्रेव में सिर्फ एक आदमी और एक औरत बचे थे। मेरे दिमाग में अचानक एक बोल्ड ख्याल आया, लेकिन मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया। मुझे कॉफिन के अंदर से उन दोनों की बातें याद थी। ऐसे में पहले मैं तुम्हारी रिवेंज में मदद करता हूँ। ये सोचकर मैंने तुरंत अपने विंग्स फैलाए और भागते हुए दोनों लोगों की तरफ उड़ गया, और ल्यूरुयान भी इस वक्त मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चल पड़ी। उधर मास्टर कोंगसू, जो 10 मिनट से ज्यादा लगातार भाग रही थी, अब और नहीं भाग पा रही थी। वो जोर जोर से सांस ले रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तुम बिल्कुल यूजलेस मंक हो, इतनी अनरिलायबल, मुझे वहां अकेला छोड़कर भाग गए। इसी वक्त घूकिंग रहू भी पहुंच गई और गुस्से भरी नजरों से मास्टर कोंगसू को देखने लगी। मैं भी डरा हुआ था। रिवाइव कॉप्स देखकर कौन नहीं डरेगा। मास्टर कोंगसू ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक ल्यूट स्माइल आ गई। ब्लैक रेन सिर्फ कुछ मिनट ही चली थी, लेकिन उतना ही काफी था गू किंग रहू के कपड़ों को पूरी तरह भिगोने के लिए। उसकी पहले से पतली ड्रेस अब इतनी ट्रांसलूसेंट हो गई थी कि नीचे की फेयर स्किन धुंधली सी नजर आ रही थी। अमिताभ बेनिफेक्टर, अगर ल्यू रोयान भी रिवाइव हो गई है तो वो इतनी जल्दी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्यों ना हम ये सुनते ही गू किंग रहू का गुस्सा फट पड़ा। अगर मास्टर कोंगसू वाकई ल्यू रोयान बब खत्म कर देता तो गू किंग रहू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी अभी की हरकतें उसे बेहद घिनौनी लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसे डांटने वाली थी, उसने अपने पीछे एक टेरिफाइंग सीन देख लिया। एक कॉप्स धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से बाहर निकल रहा था। गू किंग रहू घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें साथ नहीं दे रही थी और वो धड़ से जमीन पर गिर पड़ी। मास्टर कोंग्स को कुछ समझ नहीं पाई और उसने भी गू किंग रहू की नजर का पीछा किया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा उसकी आंखों में जबरदस्त डर भर गया, क्योंकि उसके सामने एक हिडियस ईविल डीमन खड़ा था। साला मॉन्स्टर! मास्टर कोंगसू चीखी और तुरंत गू किंग रहू को पकड़कर भागने लगीं, लेकिन कुछ ही कदम भागने के बाद वो वहीं रुक गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो पहले ही ईविल डीमन से घिर चुके थे। इस वक्त उनके आसपास लगभग 1 दर्जन ईविल डीमंस थे। ये सबसे लोएस्ट लेवल वाले थे, जिनमें बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं थी। उनके पास सिर्फ एंडलेस किलिंग इंटेंट था। मास्टर, क्या आप इनसे निपट सकती हैं? जल्दी इन मॉन्स्टर्स को मार दीजिए। गू किंग रहू पूरी तरह पैनिक में थी। मैं मास्टर कोंगसू हगला गई। रोजमर्रा में लोगों को ठगना उसके लिए आसान था, लेकिन असली घुस के सामने उसे कुछ नहीं आता था, और सामने वाले ईविल डीमंस की संख्या लगातार बढ़ रही थी। डैम इट, मैं लड़ूंगी। मास्टर कोंगसू ने हिम्मत जुटाई, पीचवुड स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और सीधा अटैक कर दिया। अपनी पूरी ताकत से उसने स्वॉर्ड एक ईविल डीमन के शरीर में घुसा दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस स्वॉर्ड ने डीमन को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। डैम इट, मुझे पीडब्ल्यूडी से पीचवुड स्वॉर्ड खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। मास्टर कोंगसू को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ईविल डीमंस बिना रुके समुद्र की लहरों की तरह उस पर टूट पड़े। मास्टर कोंगसू को चीखने का भी वक्त नहीं मिला और वो पूरी तरह इस दुनिया से मिटा दी गई। उसके पास खड़ी गू किंग रहू ने ये सब देखा और उसका मेंटल स्टेट पूरी तरह टूट गया। वाह, मुझे कौन बचाएगा? मैं मरना नहीं चाहती। उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। मास्टर कोंगसू को मारने के बाद सारे ईविल डीमंस तुरंत गू किंग रहू की तरफ बढ़ने लगे। उसने निराशा में आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन जिस मौत का वो इंतजार कर रही थी वो आई ही नहीं। मैं अभी भी जिंदा क्यों हूं? गू किंग रहू ने हैरानी से धीरे धीरे आंखें खोली, और आंखें खुलते ही उसने अपने सामने एक लंबी सी फिगर को खड़ा देखा। वो मैं था। अगले ही सेकंड में मूव किया और मेरी पाम से ब्लड रेड लाइट फूट पड़ी। मेरे सामने के सारे ईविल डीमंस कागज की तरह थे। बस थोड़ी सी ताकत लगाकर मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकता था। पलक झपकते ही मैंने सारे ईविल डीमंस को खत्म कर दिया। कोई मुझे बचाने आ गया है, गू किंग रहू ने खुशी से सोचा। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मेरा नाम गू किंग रहू है। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? उसने एक्साइटमेंट से पूछा। मैं पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। ये लड़की काफी खूबसूरत थी, वाकई एक ब्यूटी थी, लेकिन इंटेंस फियर की वजह से वो बहुत हैगर्ड लग रही थी और उसका मेकअप भी पूरी तरह फेल हो चुका था। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ, मैंने ठंडी आवाज में कहा। गू किंग रहू कंफ्यूज हो गई। उसे मेरी बात में कुछ अजीब लग रहा था। हैंडसम गाय, क्या आप कोई सुपर हीरो हो या फिर कोई
लेजेंडरी इंसान कल्टीवेटर, क्या आप अब से मेरी प्रोटेक्शन कर सकते हो? मैं आपकी सर्वेंट बन सकती हूँ। आप जो कहोगे वो करूँगी। ये कहती हुई वो धीरे-धीरे मेरे करीब आ गई। मुझे मानना पड़ेगा कि रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से उसकी फिगर काफ़ी अच्छी थी। उसका सॉफ्ट और भरा हुआ शरीर मुझसे लगकर मेरी बाहों से बार-बार रब हो रहा था। कोई भी नॉर्मल आदमी शायद इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट ना कर पाता, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं था। 1000 आदमियों की बाहों में समाई हुई बाहें और 10,000 लोगों द्वारा छुए हुए होंठ, ये सब बस कुछ तैल सड़ी हुई फ्लैश के बराबर है। मैंने धीरे से कहा, हैंडसम गाय, इसका क्या मतलब है? गूकिंग राहु ने थोड़ी नाराजगी से पूछा। कुछ नहीं, मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए काफी नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो और वो डेफिनेटली तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकती है। ये सुनते ही गूकिंग राहु का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। कौन है? क्या वो मेरे पीछे खड़ी है? मैंने उसके पीछे इशारा करते हुए धीरे से कहा। ये सुनते ही गूकिंग राहु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बस एक नजर देखते ही उसका चेहरा टेरर से भर गया, क्योंकि उसके सामने रेड वेडिंग ड्रेस पहने लियू रुयान खड़ी थी। इस वक्त लियू रुयान बिल्कुल एक कॉप्स की तरह लग रही थी। उसके शरीर में खून का नामो निशान नहीं था। नहीं, नहीं, मुझसे दूर रहो लियू रुयान। गूकिंग राहु पूरी तरह पैनिक में आ गई। वो तुरंत भागने लगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी। एक ही मूवमेंट में लियू रुयान उसके सामने पहुंच गई और एक हाथ से उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो। गूकिंग राहु माफी मांगने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में गूकिंग राहु के शरीर से जिंदगी के सारे निशान खत्म हो गए। उसकी मौत के बाद लियू रुयान ने उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह साइड में फेंक दिया। फिर उसकी आंखों की मर्डरस ग्लिंट गायब हो गई और सब कुछ फिर से शांत हो गया, जैसे अभी कुछ न हुआ हो। ये सब देखकर मेरे दिल में जरा सी भी हलचल नहीं हुई, क्योंकि इस अपोकलिप्स में इंसान की जान घास से भी सस्ती है। और अगर तुम्हारे पास ग्रेट स्ट्रेंथ नहीं है, तो आखिर में तुम सिर्फ एक चींटी हो। मैं यही सोच रहा था कि अचानक मैंने देखा मेरे द्वारा मारे गए सारे इविल डीमंस रेड लाइट ऑब्स में बदल रहे हैं और मेरी तरफ उड़ कर आ रहे हैं। अगले ही सेकंड वो सारे ऑब्स मेरे शरीर में समा गए। तब मुझे समझ में आया कि इविल डीमंस को मारने के बाद तब मुझे समझ आया कि ऑनलाइन गेम्स की तरह मैं भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर सकता हूँ। और ये सब मेरी एक और अवेकन्ड एबिलिटी किलिंग एवोल्यूशन की वजह से था। मैं किसी भी चीज को मारकर इवॉल्व हो सकता था और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं थे। अगर ऐसा है तो फिर मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूँ? मैंने पूरे मास ग्रेव पर नजर डाली और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। पूरे मास ग्रेव में अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार ईविल डीमंस मौजूद थे। और ये सारे ईविल डीमंस धीरे धीरे रिवाइव हो रहे थे और लगातार मिट्टी के अंदर से बाहर निकल रहे थे। ये तबाही वाला सीन देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये मास ग्रेव नहीं बल्कि मेरा खुद का ट्रेनिंग ग्राउंड हो। किल, मैंने धीरे से फुसफुसाया और उसके तुरंत बाद मेरे शरीर से रेड लाइट का एक जबरदस्त ब्लास्ट निकला। यहाँ की इविल डीमंस मेरे सामने बिल्कुल बेकार थे और मेरी पावर के सामने उनका कोई चांस नहीं था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही लियू रुवैन ने मुझे अटैक करते देखा, वो भी फाइट में शामिल हो गए। लियू रुवैन के आसपास लावा की धाराएं उभरने लगीं और पल भर में उन्होंने इविल डीमंस के बड़े झुंड को मिटा दिया। इस तरह बैटल जारी रही। अनेक इविल डीमंस प्योर एनर्जी में बदलकर मेरे शरीर में समाते गए। इसी वक्त मुझे अपने लोअर एब्डोमेन में एक गर्म एहसास महसूस हुआ और अगले ही पल मेरे दिमाग में एक पावरफुल स्टिमुलेशन फट पड़ा। ब्रेक थ्रू, मैंने तुरंत सोचा। ह्यूमन ब्लड पैटर्न यूजर्स के रैंकिंग सिस्टम के मुताबिक मैं अब रैंक 3 पर पहुंच चुका था। मेरी पिछली जिंदगी में सबसे पावरफुल ब्लड पैटर्न यूजर रैंक 9 तक पहुंची थी और उसका नाम याद आते ही मेरे दिमाग में एक फिगर उभर आई, फीमेल एम्परर। कहा जाता था कि उसने सिर्फ 3 सालों में रैंक 9 हासिल कर लिया था और अकेले ही अनेक इविल डीमंस का सामना कर सकती थी। उसकी मौजूदगी ही ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद थी। पिछली जिंदगी में उसके सामने मेरी औकात चमकते चांद के सामने जुगनू जैसी थी, लेकिन अब जियांग चैन बनने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि मैं बहुत जल्दी उसे पार कर सकता हूं और शायद उसे पूरी तरह दबा भी सकता हूं। मैंने दूर आसमान की तरफ देखा। ईरी अवेकनिंग शुरू हुए अभी सिर्फ कुछ घंटे हुए थे, जबकि ज्यादातर लोग अभी भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं सबसे आगे निकल चुका था और सबसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस बन गया था। अब मास ग्रेव में ज्यादा इविल डीमंस नहीं बचे थे, इसलिए अगले लोकेशन पर जाने का वक्त आ गया था। अगर मुझे सही याद था तो पूरे जियांगहाई सिटी में सबसे ज्यादा इविल डीमंस जियांगहाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थे। मेरी और लियू रुवैन की स्ट्रेंथ के साथ वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। ये सोचकर मैंने देर नहीं की और सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ चल दिया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मुझे एक बहुत पावरफुल ऑरा अपनी तरफ तेज रफ्तार से आता हुआ महसूस हुआ। ये ऑरा एक इविल डीमन का था
और उसकी स्ट्रेंथ वाकई लेवल 1 तक पहुंच चुकी थी। मैंने दूर देखा और तुरंत दो फिगर्स नजर आईं। आगे एक यंग लड़की भाग रही थी जो वाइट ड्रेस पहने हुए थी और उसके लंबे बाल बिखरे हुए कंधों पर लटक रहे थे। वो पूरी तरह बदहाल लग रही थी, लेकिन उसे देखते ही मेरे होठों के कोने ऊपर उठ गए। ये तो एक ब्लड पैटर्न यूजर है, क्योंकि उस वाइट ड्रेस वाली लड़की के सीने पर ब्लड रेड नाइन टेल्ड फॉक्स पैटर्न बना हुआ था, जो ब्लड पैटर्न यूजर की निशानी थी। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग फिगर उसका पीछा कर रहा था। वो एक हॉरिफाइंग ईवल डीमन था जो ब्लैक ड्रैगन रोब पहने हुए था। उसका चेहरा हीडियस था और आंखें बेहद खतरनाक। उसके शरीर से घना ब्लैक मिस्ट निकल रहा था और उसके हाथ में एक ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड थी जिसके आसपास पर्पल विशियस बीस्ट का फैंटम मंडरा रहा था। ये तो वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग है। मैंने तुरंत उस ईवल डीमन को पहचान लिया। पिछली जिंदगी में मैंने उसके टेरर को अपनी आंखों से देखा था। वो वॉरिंग स्टेट्स पीरियड की एक एम्परर थी जो अब ईयरी पावर की वजह से रिवाइव हो चुकी थी। वो सिर्फ बहुत स्ट्रांग ही नहीं थी, बल्कि उसने किसी यूनिक इंपीरियल एबिलिटी को भी हासिल कर लिया था। जैसे जैसे लड़की मेरे करीब आई, मैंने खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके रास्ते में सीधा खड़ा हो गया। अगले ही पल लड़की इतनी घबराई हुई थी कि उसने मुझे देखा ही नहीं और सीधा मुझसे टकरा गई, जिससे उसका शरीर पीछे की तरफ उछल गया। कुछ ही देर में वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग भी मेरे सामने आ पहुंची। उसका शरीर सड़ चुका था और उससे ठंडी और सड़ी हुई बदबू निकल रही थी। मुझे देखकर उसने तुरंत अटैक नहीं किया, बल्कि लगातार मुझे ऑब्जर्व करने लगी। लेवल ए ईविल डीमंस के पास पहले ही कुछ हद तक इंटेलिजेंस आ जाती है, और इसी वक्त मैं भी उसे ऑब्जर्व कर रहा था। फिर मैंने कहा, ल्यूरिवैन, इसे पकड़ लो। लेकिन उसी वक्त वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग अचानक बोल पड़ी, इसने मेरी एक चीज चुरा ली है, वो मुझे वापस दिलवा दो और हम एलाइज बन सकते हैं। तो इसने बेसिक इंटेलिजेंस डेवलप कर ली है। लगता है इसे और ग्रो करने देना सही नहीं होगा, वरना बाद में ये पक्का थ्रेट बन जाएगी। मैंने उसकी बात सुनी और सीधा जवाब दिया। अगले ही सेकंड ल्यू रुएन ने मूव कर दिया। उसके शरीर से एक स्कॉचिंग ऑरा फूट पड़ी और उस पल ऐसा लगा जैसे आसमान और जमीन दोनों हिल गए हों। ब्लेजिंग लावा की धाराएं सीधा वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग की तरफ दौड़ पड़ी। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड घुमा दी और एक पर्पल ड्रैगन फैंटम तुरंत सामने आकर ल्यू रुएन के अटैक को ब्लॉक कर गया। वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग के मुंह से फिर एक भयानक हिस निकलती आवाज आई और कई और पर्पल ड्रैगन्स एक साथ ल्यू रुएन की तरफ दौड़ पड़े, जैसे उसे निगल जाना चाहते हों। हालांकि वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग पावरफुल थी, लेकिन ल्यू रुएन के चेहरे पर डर का नाम नहीं था। अगले ही पल उसके शरीर से एक मैसिव टंग ऑफ फायर निकली जो सीधा पर्पल ड्रैगन्स पर टूट पड़ी। और जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ल्यू रुएन की फायर में इतनी टेरिफाइंग कोरोसिव पावर थी कि उन्होंने पर्पल ड्रैगन्स को ही फ्यूल बना लिया और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। फिर उस फायर ने पूरी तरह वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग को निगल लिया। स्ट्रेंथ गैप इतना ज्यादा था कि उसके पास रेजिस्ट करने की बिल्कुल ताकत नहीं बची। एंडलेस फायर्स में जलते हुए उसके शरीर से गंदी बदबू निकलने लगी। लेकिन जब वो राख बनने ही वाली थी, तब मैंने ल्यू रुएन को फायर बुझाने का ऑर्डर दिया। फिर मैं आगे बढ़कर वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग की गर्दन पकड़ ली। मेरे शार्प नेल्स उसकी रॉटिंग फ्लैश को चीर गए और पल भर में जियांग चेन का ब्लड उसके शरीर में दौड़ गया। ज़ॉम्बी की सबसे बेसिक एबिलिटी इन्फेक्शन होती है, जो किसी भी लिविंग क्रीचर को अपने काइंड में बदल सकती है। और ज़ॉम्बी किंग होने के नाते मैं सभी ज़ॉम्बीज को कमांड करने की एबिलिटी भी रखता हूँ। ये वॉर्निंग स्टेट्स लायन किंग काफी स्ट्रांग है। मैं इसे सीधा मारना नहीं चाहता। इसे अपना सबऑर्डिनेट बनाना ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ब्लड मिलते ही उसका पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसके घाव तेजी से हील हो गए और उसकी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस के बीच एक नया कनेक्शन बन गया। काम कर गया। अब वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग की जिंदगी पूरी तरह मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो एक ही ख्याल से उसे मिटा सकता हूं। मास्टर। वॉर्निंग स्टेट्स लायन किंग ने सुस्त आंखों से मुझे देखते हुए धीरे से कहा। ये देखकर मेरे चेहरे पर संतुष्टि आ गई। पहले वो सिर्फ लेवल 1 डीमन थी, लेकिन मेरे ब्लड से ट्रांसफॉर्म होने के बाद सीधा लेवल एस पर पहुंच गई। और लेवल एस वो कैटेगरी थी जो पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। पिछली जिंदगी में ल्यू रुएन भी सिर्फ लेवल डबल एस तक ही पहुंच पाई थी। अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपनी नजर व्हाइट ड्रेस वाली लड़की पर डाली। मुझे धुंधला सा याद आया कि उसका नाम शाओ ई था। इस वक्त शाओ ई की आंखें टेरल से भरी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। भैया, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं काम आ सकती हूँ। मुझे अपने पास रखिए, मैं आपकी सर्वेंट बन जाऊंगी और जो कहेंगे वो करूंगी। शाओ ई ने घबराहट भरी आवाज में कहा। ओह, मैंने सुना है तुमने लायन किंग की कोई चीज चुरा ली है। क्या चीज है वो, मुझे दिखाओ, मैंने इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा। लेकिन मेरी बात सुनते ही शाओ ई के चेहरे पर परेशानी आ गई। भैया, मेरी बात सुनिए, मुझे बस एक फ्रूट ट्री मिला था और उस पर एक रेड फ्रूट लगा हुआ था। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैंने उसे खा लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद ये चीज जमीन के अंदर से निकल आई और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे मैंने इसका पैसा खा लिया हो। शाओ ई ने बहुत बेचारी से शक्ल बनाकर कहा। रेड फ्रूट? क्या उसे खाने के बाद तुम्हारा पूरा शरीर गर्म हो गया था? मैंने तुरंत पूछा।
हाँ हाँ भैया, क्या आपने भी वो फ्रूट खाया है? शाओई ने जल्दी से पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके सीने पर बने नाइन टेल्ड फॉक्स पैटर्न को सोच में डूबकर देखता रहा। तो बात ये है, इसने डिवाइन मिरेकल फ्रूट खा लिया है। मैंने बेचारी सी मुस्कान से कहा। डिवाइन मिरेकल फ्रूट्स बहुत ही स्पेशल आइटम्स होते हैं। जो ऑर्डिनरी लोग इन्हें खाते हैं वो ब्लड पैटर्न यूजर्स बन जाते हैं। जो पहले से ब्लड पैटर्न यूजर्स होते हैं उनके ब्लड पैटर्न्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। और अगर इविल डीमंस इन्हें खा लें तो उनकी पावर में जबरदस्त बूस्ट मिलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी लकी निकलेगी कि अपोकलिप्स के पहले ही दिन इसे डिवाइन मिरेकल फ्रूट मिल जाएगा। सच में कभी कभी बेवकूफ लोगों की किस्मत भी कमाल की होती है। मैंने हल्का सा जेलस फील करते हुए कहा। क्या? शाओई ने पूछा। कुछ नहीं। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। ये कहते हुए मैंने सीधा अपनी एक उंगली शाओ यी की तरफ बढ़ा दी। वो थोड़ी नर्वस जरूर थी, लेकिन उसने जरा भी रेजिस्टेंस नहीं किया। और जैसे ही मेरे शार्प नेल्स ने उसकी स्किन को चीरा, उसी पल मेरे और शाओ यी के बीच एक कनेक्शन भी बन गया। लेकिन मेरा उसे सीधा जॉम्बी बनाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर मेरे आसपास पहले ही बहुत सारे जॉम्बीज थे। उनके बीच एक लिविंग पर्सन का होना भी बुरा नहीं था। शाओ यी को अचानक लगने लगा कि मैं पहले से काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गया हूं, और उसके दिल का सारा डर गायब हो चुका था। भैया, अब से मैं आपकी नंबर 1 फॉलोअर हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? और क्या ये भाभी हैं? क्या भाभी भी ज़ॉम्बी हैं? इनकी स्किन तो इतनी फेयर है, मैं तो जेलस हो गई। इस वक्त तक शाओगी अपनी पहले वाली नर्वसनेस पूरी तरह भूल चुकी थी। मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन आखिर में चुप रह गया। उसे जो सोचना है सोचने दो। वैसे भी कैंपस बेल को गर्लफ्रेंड बनाना बहुत से लड़कों का सपना होता है। और चाहे लियू रोयान अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उसका चार्म अब भी बरकरार था। ये सब सेटल करने के बाद मैं जैंगहाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ उड़ता रहा। मेरी पीठ पर विंग्स होने की वजह से मेरी फ्लाइंग स्पीड बहुत तेज थी, और शाओ यी को साथ लेकर भी मुझे यूनिवर्सिटी के ऊपर पहुंचने में 10 मिनट से कम वक्त लगा। इस वक्त पूरा स्कूल ईविल डीमन से भर चुका था। अंदर लगभग 30,000 ईविल डीमंस मौजूद थे, जबकि पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक डजन स्टूडेंट्स ही ब्लड पैटर्न यूजर्स बने थे। ये देखकर मैंने और वेट करने का प्लान छोड़ दिया और सीधा इन इविल डीमंस को साफ करने के लिए एक्शन लेने वाला था। लेकिन तभी मैंने लियू रुयान में कुछ अजीब नोटिस किया। उसके शरीर से एक पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा था, और जैसे ही उसकी नज़र एक खास जगह पर टिक गई, वो और भी बेचैन होने लगी और सीधा उस डायरेक्शन में डाइव कर गई। वो गर्ल्स डॉर्मेटरी की तरफ थी। लगता है लियू रुयान रिवेंज लेने जा रही है, मैंने धीरे से कहा। मरने से पहले लियू रुयान को बहुत बुली किया गया था। उसने रिवेंज के लिए ही सुसाइड करके वेंजफुल स्पिरिट बनना चुना था। हम पहले ही गू किंग रू को मार चुके थे, लेकिन लगता था उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। और जब बात लियू रुयान के रिवेंज की हो, तो मैं उसे रोकने वाला नहीं था। अपोकलिप्स में इंसान की जान घास से भी सस्ती होती है। अगर वो लोग अब लियू रुयान के हाथ से नहीं मरते, तो बाद में कहीं और मर जाते। भैया, मुझे छोड़ दीजिए ना, मेरी स्कैल्प दर्द कर रही है। शाओ यी ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे अभी रो पड़ेगी। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। अरे हाँ, तुम तो हो ही। मैंने एक अजीब सी स्माइल दी और नीचे भीड़ की तरह उमड़ते इविल डीमंस को देखा। फिर सबसे घने झुंड को टारगेट करके मैंने शाओई को सीधा नीचे फेंक दिया। भैया, आप अपनी ही बहन को मारना चाहते हो क्या? शाओई चीखती हुई सीधा नीचे गिरने लगी। उफ, मैं भी एक ब्यूटी हूं, ओके? थोड़ा जेंटल नहीं हो सकते थे? नीचे गिरते ही उसने अपने हिप्स को मलते हुए नाराजगी दिखाई, लेकिन ये नाराजगी कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गई, क्योंकि अब उसे काउंटलेस इविल डीमंस ने घेर लिया था। इतने सारे इविल डीमंस, अब मैं क्या करूं? रुको, लगता है मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। शाओ यी ने तुरंत अपने ब्लड पैटर्न की पावर एक्टिवेट की। अगले ही पल एक व्हाइट लाइट ने उसके शरीर को घेर लिया, और उसकी पीठ से 9 सफेद पूंछें निकल आईं, जो बेहद अल्योरिंग लग रही थीं। इतना कि आसपास के इविल डीमंस भी कुछ पल के लिए उन्हें देखकर स्टन हो गए। चिंक यू ब्राइट फायर! शाओ यी ने तुरंत अपनी डिवाइन एबिलिटी अनलीश की, और अगले ही सेकंड पेल साइन फ्लेम्स का एक झुंड आसपास के इविल डीमंस पर टूट पड़ा। बूम! ये फ्लेम्स बहुत इफेक्टिव थी, और जिस इविल डीमन को छू लेती उसे तुरंत मार देती। वाह, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं पता था? अगर ऐसा है तो फिर मुझे इन इविल डीमन से डरने की क्या जरूरत है? तुम सब मर जाओ। अगर हेवन ने मुझे शाओ यी को पैदा ना किया होता, तो एन्चेंट्रेस पाथ हमेशा अंधेरे में रहता। मैंने सुना है एन्चेंट्रेस पाथ से कभी कोई वेनरेबल नहीं बना। सिंपल, मैं पहली बनूंगी। शाओ यी ने पूरी चुनब्यू स्टाइल में कहा। दूसरी तरफ गर्ल्स डॉर्मेटरी पूरी तरह गिर चुकी थी। जो स्टूडेंट्स बच गए थे वो सब टॉप फ्लोर के रूफटॉप पर छुपे हुए थे। खुशकिस्मती से ज्यादातर इविल डीमंस लो लेवल थे, इसलिए रूफटॉप तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल था। रूफटॉप पर एक डजन लड़कियां सिकुड़ कर बैठी हुई थीं, और सबके चेहरों पर टेंशन और डर साफ नजर आ रहा था। उनके पास ही एक येलो हेड वाला लड़का कोने में पड़ा हुआ था, जिसका नाम वैंग डालोंग था। वो इसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टमोर स्टूडेंट था, और डिजास्टर से पहले चुपके से गर्ल्स डॉर्मेटरी में घुस आया था, इसलिए अब भी यहीं था।
इस वक्त वैंग डालोंग अपनी बाहों में एक हॉट फिगर वाली औरत को लिए हुए था और वो औरत उसके साथ चिपक कर उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनट बाद वैंग डालोंग ने संतुष्टि भरी सांस ली और मुस्कुराया। ब्रदर लॉन्ग, देखिए मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको मुझे साथ लेकर सर्वाइव करना होगा। औरत ने सिरक्टिव अंदाज में कहा। चिंता मत करो, चाहे कोई भी मर जाए मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। आखिर तुम सबसे ज्यादा नखरे वाली हो। वैंग डालोंग ने बेशर्मी से कहा और उसे पकड़कर हंसने लगा। वैसे मेरे साथ चलो और देखते हैं नीचे कितनी इविल क्रीचर्स जमा हो गए हैं, उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। नहीं ब्रदर लॉन्ग, वो इविल क्रीचर्स बहुत डरावने हैं, मुझे डर लगता है। औरत ने नखरे से जवाब दिया। लेकिन वैंग डालोंग ने उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसे जबरदस्ती रूफटॉप के एंट्रेंस तक ले गया। स्टेयरवेल से नीचे झांकते ही वैंग डालोंग के चेहरे पर गुस्सा आ गया। साला, इविल क्रीचर्स और बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी ये रूफटॉप तक पहुंच जाएंगे, उसने नाराज होकर कहा। तो हम क्या करें ब्रदर लॉन्ग, चलिए यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोचते हैं, औरत ने कहा। उसकी बात सुनते ही वैंग डालोंग के चेहरे पर एक मीनिंगफुल मुस्कान आई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है? ये कहते ही उसने उसे सीधा नीचे धक्का दे दिया। ब्रदर लॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते, औरत घबराकर चीखी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान थी और इतने सारे इविल क्रीचर्स के सामने सर्वाइव करने का उसके पास कोई चांस नहीं था। तुम तो पहले से ही सबके साथ घूमती रहती थी, क्या सच में तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? वैंग डालोंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा और आराम से पलटकर बाकी लड़कियों की तरफ चला गया। इस वक्त वैंग डालोंग इतना एरोगेंट था जैसे दुकान में खड़े होकर सामान चुन रहा हो। तभी उसकी नजर शोल्डर लेंथ हेयर वाली एक लड़की पर पड़ी। उसने उंगली से उसे बुलाया और उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आई। इधर आओ, वैंग डालोंग ने कहा। उसकी बात सुनते ही लड़की के चेहरे पर टेरर छा गया। तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें अपने किए की सजा का डर नहीं लगता? लड़की ने कांपते हुए कहा। लेकिन वैंग डालोंग जोर से हंस पड़ा। जितने दिन बचे हैं मजे करो, या फिर चाहती हो मैं तुम्हें पकड़कर इन मॉन्स्टर्स को खिला दूं, उसने धमकी दी। इसी वक्त उसके बाजू पर एक अजीब ग्लो चमका और अगले ही पल उसके पूरे शरीर की स्किन बदलकर स्टोन आर्मर में तब्दील हो गई। सही बात यह थी कि वैंग डालोंग ने ब्लड मार्क अवेकन कर लिया था और ब्लड मार्क बैरल गन गया था। लेकिन उसका ब्लड मार्क ज्यादा पावरफुल नहीं था, सिर्फ ग्रेड एस था और उसका इफेक्ट बस इतना था कि कुछ देर के लिए उसका शरीर पेट्रीफाई हो जाता। इविल क्रीचर्स के खिलाफ तो ये लगभग बेकार था, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों को डराने के लिए काफी था। ये सीन देखकर लॉन्ग हेड वाली लड़की और भी ज्यादा डर गई और चुपचाप रोती रही। रो मत बेबी, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ, वैंग डालोंग ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसके कपड़े उतारने में मदद करने लगा। लेकिन उसी पल उसके पीछे से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन की आवाज आई। ये आवाज इतनी अचानक थी कि वैंग डालोंग तुरंत रुक गया और गुस्से में पलटकर देखने लगा। क्या हो रहा है? जैसे ही उसने पीछे देखा उसके चेहरे पर टेरर छा गया, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी शख्सियत खड़ी थी जिसे वो अच्छी तरह जानता था। रेड वेडिंग ड्रेस पहने हुए और बॉडी से टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट छोड़ती हुई लियू रुयान उसके सामने खड़ी थी और सीधा उसे घूर रही थी। नजरें मिलते ही वैंग डालोंग पूरी तरह जम गया। तुम, लियू रुयान, क्या तुम मर नहीं गई थी? रिवेंज, लियू रुयान ने भारी और कर्कश आवाज में कहा और अगले ही पल भूत की तरह उसके सामने पहुंचकर एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। नहीं, मुझे मत मारो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम हमेशा इतना एटीट्यूड दिखाती थी, अगर पहले ही मेरी बात मान लेती तो क्या मैं गू किंग रूसे कहकर तुम्हें बुली करवाता? वैंग डालोंग दर्द से रोता हुआ बोला। उसने अपनी ब्लड मार्क एबिलिटी एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी वजह से उसकी पावर लियू रुयान के सामने बहुत कमजोर लग रही थी और उसकी ओवरबेरिंग स्ट्रेंथ का बिल्कुल सामना नहीं कर पा रही थी। और इसी वक्त लियू रुयान की आंखों में अब सिर्फ नफरत ही बची थी। जो औरत वांग डालोंग के द्वारा बेइज्जती का शिकार होने वाली थी, उसके दिल में डर के अलावा थोड़ी सी खुशी भी थी। अगर लियू रुयान वक्त पर ना पहुंचती तो उसके साथ भी जबरदस्ती होती। लियू रुयान की पकड़ और ज्यादा मजबूत होती गई, लेकिन वो जंदी में नहीं थी। उसने वांग डालोंग को तुरंत नहीं मारा। वो वांग डालोंग की मौत से पहले वाली तड़प को आराम से देखना चाहती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो खुद जीना चाहती थी लेकिन कुछ भी कर नहीं पाई थी। नहीं, मैं नहीं मर सकती, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे हाथों नहीं मर सकती। ट्रू फॉर्म ऑफ द ब्लड मार्क। जैसे ही वांग डालोंग मौत का सामना करने लगी, उसके शरीर से अचानक और भी ज्यादा शक्तिशाली ताकत फूट निकली। उसका पूरा शरीर पत्थर से ढक गया और एक अजीब आर्मर बन गया। ये आर्मर ऐसा लग रहा था जैसे तलवार और भालों से भी ना तोड़ा जा सके। यहां तक कि लियू रुयान के चेहरे पर भी इस पल हैरानी दिखाई दी। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि जो इंसान मरने वाला हो वो आखिरी पल में भी इतनी जोरदार रेजिस्टेंस करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वांग डलोंग के शरीर से लगातार काली की निकलने लगी, जैसे वो किसी भी पल विलन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली हो। दूसरे लोग शायद नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा था, लेकिन अगर मैं ये सीन देखता तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो जाता, क्योंकि वांग डलोंग की ये हालत ईविल मार्क बियरर कहलाती है।
उसके शरीर पर बना ब्लड मार्क धीरे धीरे खून जैसा लाल रंग छोड़कर काला होने लगा, और साथ ही उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली ताकत मिलने लगी। जैसे कहते हैं, विलन ट्रांसफॉर्मेशन इंसान को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। लेकिन इस तरह की ताकत बिना कीमत के नहीं आती। एक बार इविल मार्क बियरर बनने के बाद वांग डालोंग के लिए अपने शरीर की ताकत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इविल मार्क की शक्ति उसे लगातार खाती रहेगी, और आखिर में वो सिर्फ एक इंसानी रूप वाला इविल क्रीचर बनकर रह जाएगी। सिर्फ इसलिए मत सोचना कि मौत से लौट कर आई हो तो मुझसे लड़ सकती हो। मैं तुम्हें तब भी मार सकती थी जब तुम जिंदा थी, और मरने के बाद भी तुम्हें मार सकती हूँ, वांग डालोंग ने गुस्से से कहा। इस वक्त उसकी पूरी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी, और उसका रूप और भी अजीब होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वांग डालोंग अब कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक ईविल क्रीचर बन गई हो। वांग डालोंग का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लियू रुयान के चेहरे पर हैरत अंगेज तरह से एक इंसानी मुस्कान दिखाई दी। उसने सीधा वांग डालोंग का गला छोड़ दिया और बस वहीं खड़ी हो गई, जैसे देखना चाहती हो कि वांग डालोंग और कौन सा खेल दिखाएगी। तुम हद पार कर रही हो। ये देखते ही वांग डालोंग को तुरंत बेइज्जती महसूस हुई। हेवन शैटरिंग अर्थ स्प्लिटिंग, उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसके तुरंत बाद आसमान में अचानक अनेक विशाल मीटियोराइट्स दिखाई दिए। ये मीटियोराइट्स तबाही मचाने वाली रफ्तार और ताकत के साथ सीधा लियू रुयान की तरफ टूट पड़े। मुझे नहीं लगता तुम मेरा अटैक रोक पाओगी। वांग डालोंग ने नजरें जमाकर लियू रुयान को देखा। इस अटैक में उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया था। ये सीधा लियू रुयान की जान लेने के लिए था। लेकिन उसके तुरंत बाद लियू रुयान ने अपनी सफेद और नाजुक उंगलियां आगे बढ़ाईं और उन मीटियोराइट्स को हल्की सी छू दिया। पल भर में ही उन मीटियोराइट्स की सतह तुरंत पिघलने लगी। फिर जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, वो लावा के तालाब बनकर जमीन पर गिर गए। ये कैसे मुमकिन है? तुमने मेरा अटैक इतनी आसानी से तोड़ दिया। ये मेरी पूरी ताकत वाला वार था। वांग डलोंग के चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। असल में मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं। तुम्हें यंग मास्टर मुरोंग याद है ना? ये सब उसी ने मुझे करने को कहा था। जब तक तुम मुझे नहीं मारोगी, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। वांग डलोंग घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन इस पर लियू रियान को जैसे उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी फिगर फिर से चमकी, और अगले ही सेकंड वो सीधा वांग डलोंग के सामने पहुंच गई। इस बार लियू रियान ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसका एक हाथ सीधा वांग डलोंग के सीने के आर पार चला गया। फिर उसने एक काला दिल बाहर खींच लिया। अपने सामने उस काले दिल को देखकर लियू रियान को इंस्टिंक्टिवली लालच महसूस हुआ, जैसे उसे खा लेने से उसकी अपनी ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन आखिर में लियू रियान ने फिर भी उस दिल को नहीं खाया। उसकी हथेली हल्की सी हिली, और काला दिल तेजी से सूखने लगा। इस पल पलक झपकते ही वो पाउडर बन गया और हवा के साथ दुनिया में बिखर गया। ऐसा नहीं था कि लियू रियान उस दिल को खाना नहीं चाहती थी, बल्कि वो सिर्फ वांग डालोंग के हर निशान को पूरी तरह से मिटा देना चाहती थी। ये सब करने के बाद लियू रियान मुड़कर सीधा चल दी, जबकि आसपास की औरतें शौक में उसे देखती रह गईं। मेरे पास वापस आ जाओ। क्या तुमने सब संभाल लिया? मैंने लियू रियान को देखते हुए पूछा। लियू रियान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रही हो। लेकिन उसके तुरंत बाद उसने सीधा कहा, मुरोंग हुआ को मारने में मेरी मदद करो। लियू रियान की भारी और पूरी तरह बेहिस आवाज धीरे धीरे मेरे कानों तक पहुंची। ये सुनते ही मैंने पहले भौएं उठाईं और फिर सीधा सिर हिला दिया। फिक्र मत करो, वो इसी स्कूल में होनी चाहिए। मुझे मुरोंग हुआ याद थी। वो मेरी ही क्लास में थी, और उसका बैकग्राउंड भी बहुत खास था। उसका पिता बीजिंग मिलिट्री रीजन का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था। अगर मुझे सही याद है, अपोकलिप्स के पहले दिन ही मुरोंग फैमिली ने आर्म्ड पर्सनल की एक टीम भेजकर उसे यहां से निकलवा लिया था। अपोकलिप्स के बीच तक मुरोंग फैमिली ने एक विशाल शेल्टर बना लिया था और लोकल एम्परर्स की तरह राज करने लगी थी। लेकिन मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरोंग फैमिली चाहे कितनी भी पावरफुल हो, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। और जब लियू रुयान ने मुझसे कहा है तो मैं नेचुरली मना नहीं करूंगा। ये सब सोचते हुए मैंने सीधा लियू रुयान का हाथ पकड़ा, और हम दोनों तुरंत वहीं से गायब हो गए। पिछले जन्म की यादों के हिसाब से हम सीधा बॉयज डॉर्मेट्री के सामने दिखाई दिए। मैंने देखा कि डॉर्मेट्री के बाहर बहुत सारे एविल क्रीचर्स जमा थे, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि बॉयज डॉर्मेट्री के एंट्रेंस पर अचानक एक विशाल ऊंची दीवार खड़ी थी। ये दीवार पूरी तरह से कंडेंस्ड फ्लैश और ब्लड से बनी हुई थी। देखने में सड़ी हुई और गलती हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी ये दूसरे एविल क्रीचर्स के इन्वेजन को सीधा रोक रही थी। इस फ्लैश वॉल को देखते ही मेरे दिमाग की गहरी यादें तुरंत जाग उठी। ये फ्लैश वॉल एक ब्लड मार्क बियरर द्वारा अपनी लाइफ फोर्स जलाकर बनाया गया बैरियर था। ये इविल क्रीचर्स के अटैक्स को रोकने में बहुत ही इफेक्टिव था, और इसी वजह से बॉयज डॉर्मेट्री के सब लोग जिंदा बच पाए थे। लेकिन इस पल मुझे जैसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने सीधा फ्लैश वॉल को एक लात मारी। अगले ही सेकंड फ्लैश वॉल अपनी टॉलरेंस लिमिट तक पहुंच गई और तुरंत फटकर बिखर गई। जाओ, मुरोंग हुआ तीसरी मंजिल के रूम 303 में है।
मैंने लियू रुयान से कहा। लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा बॉयज डॉर्मेट्री के अंदर चली गई और मैं वहीं खड़ा सामने के इविल क्रीचर्स को देखने लगा। तुम मॉन्स्टर्स, तुम सब मेरे हिस्सा बन जाओगे। ये कहते ही मैंने तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। इस पल सारे इविल क्रीचर्स लगातार सिकुड़ने लगे, उनके शरीरों से खून की धाराएं निकलने लगी और सब मेरी तरफ आने लगे। सिर्फ पल भर में ही बॉयज डॉर्मेट्री के आसपास जमा लगभग 10,000 एविल क्रीचर्स सूखे हुए ममीफाइड कॉप्सेस में बदल गए और उनमें जिंदगी का एक भी निशान नहीं बचा। इस पल मेरी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई। ये मेरी 3rd रैंक एडवांसमेंट के बाद मिली नई एबिलिटी थी, ब्लड एक्सट्रैक्शन। ये मुझे आसपास के लोगों का खून बड़े स्केल पर अब्जॉर्ब करने और उसे अपनी लाइफ फोर्स में बदलने की इजाजत देती थी। इसी दौरान बॉयज डॉर्मेट्री के रूम 303 में अचानक एक लड़का भागते हुए घुसा। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और सीधा हरे बाल वाले एक लड़के के पास दौड़ा। ब्रदर हुआ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं क्या हुआ, डॉर्मेट्री को ब्लॉक करने वाली फ्लैश वॉल अचानक फट गई। लड़के ने घबराहट में कहा। ये सुनते ही मुरोंग हुआ के चेहरे का रंग बदल गया। क्या हो रहा है? अभी तक सब ठीक था, वो अचानक कैसे फट गई? मुरोंग हुआ ने हैरानी से पूछा। लगता है किसी ने उसे उड़ा दिया है और हमारे डॉर्मेट्री के आसपास के सारे विल क्रीचर्स भी मर चुके हैं। किसी को नहीं पता ये किसने किया, लड़का बोलता रहा। ये सुनते ही मुरोंग हुआ के चेहरे की घबराहट तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह दिलचस्पी आ गई। लगता है कोई पावरफुल ब्लड मार्क बियरर सामने आया है। वो मेरा बॉडीगार्ड बन सकता है। तुम लोग बाहर जाओ और चेक करो, उस इंसान को ढूंढकर मेरे पास लाओ। जब तक वो मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं, मैं उन्हें हर महीने 100 मिलियन दूंगा, मुरोंगुआ ने कहा। मुरोंगुआ की घमंडी आवाज सुनकर सब लोग हैरान रह गए। ब्रदर हुआ, मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मुझे पीछे मत छोड़ना। मैं भी, ब्रदर हुआ, मैं भी आपकी मदद करूंगा उन्हें ढूंढने में। आसपास के कई रूममेट्स तुरंत मुरोंग हुआ की मदद करने के लिए भाग पड़े। लेकिन जब मुरोंग हुआ खुद पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, तभी डॉर्मेट्री का दरवाजा अचानक जोर से लात मारकर खोल दिया गया। कौन साला मेरी डॉर्मेट्री का दरवाजा तोड़ने की हिम्मत कर रहा है? मुरोंग हुआ ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन सिर्फ एक नजर देखते ही उसकी आंखें तुरंत फट गईं, क्योंकि जो अंदर आई थी वो और कोई नहीं बल्कि ल्यू रुआन थी। जैसे ही ल्यू रुआन दिखाई दी, उसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। इस पल पूरी डॉर्मेट्री का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। पल भर में ही वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच गया। हवा में लहरें सी दिखने लगी। मुरोंग हुआ को छोड़कर बाकी आम लोग इस गर्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक के बाद एक ममीफाइड कॉप्सिस में बदलने लगे। तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम मर नहीं गई थी? मुरोंग हुआ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। और इस पल उसने भी बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई, सीधा अपना ब्लड पैटर्न ट्रू फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद उसका पूरा शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे वो एक शैडो बन गई हो। क्यों? तुमने वैंग डालोंग और बाकी लोगों को मुझे बुली क्यों करने दिया? ल्यूर वॉन की आंखों में ठंडी चमक थी जब वो मुरोंग हुआ को घूर रही थी। लेकिन जब मुरोंग हुआ ने ल्यूर वॉन की बात सुनी, तो इस पल उसका पहले वाला डर तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह तुच्छता आ गई। मुझे बस तुम पसंद नहीं थी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं असल में चाहती थी कि वैंग दलोंग तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक करे, लेकिन वो निकम्मी इतनी बेकार निकली कि तुम जैसी लड़की को भी हैंडल नहीं कर पाई। जब ऐसा ही था तो मुझे गूकिंग रुओं से कहना पड़ा कि वो लोगों को बोलकर तुम्हें आइसोलेट करवा दे। मुरोंग हुआ इस पल जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक हो गई और उसके हाथों से काली औरा फूट निकली जो आसपास पड़ी लाशों की तरफ दौड़ पड़ी। ये काली औरा सीधा उन ममीफाइड कॉप्सिस के अंदर घुस गई और फिर एक और भी अजीब सीन सामने आया। जो ममीज पहले अपना सारा मॉइस्चर खो चुकी थीं, वो इस पल काली औरा की ताकत से डरावने तरीके से खड़ी होने लगी। वो एविल स्पिरिट्स की तरह लग रही थी, जिनके पास कोई सोच नहीं थी और सिर्फ गहरा किलिंग इंटेंट बचा था। उसे मार दो, मुरोंगवा के हुक्म देते ही ये ममीज तुरंत ल्यू रुऑन की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन ल्यू रुऑन ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो इन पपेट्स को देख ही ना रही हो। उसने बस हल्का सा हाथ हिलाया और इन पपेट बॉडीज के शरीर तुरंत टूटने लग गए। अगले ही पल वो पूरी तरह उड़ती हुई राख बन गई और इस दुनिया से गायब हो गई। तुम में वाकई कुछ ताकत है। लगता है मरने के बाद तुम भी उन मॉन्स्टर्स जैसी कोई चीज बन गई हो। अपने पपेट्स को इतनी आसानी से खत्म होते देख मुरोंग हुआ थोड़ी हैरान हुई, लेकिन ज्यादा नर्वस नहीं हुई। तो फिर ये मूव ट्राई करते हैं। ये शब्द गिरते ही मुरोंग हुआ का पूरा शरीर पल भर में एक विशाल काली शैडो में बदल गया। इस शैडो का रूप बहुत ही अजीब था और यही मुरोंग हुआ का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। यह हर फिजिकल डैमेज से इम्यून थी और सीधा टारगेट की कॉन्शियसनेस में घुस सकती थी। अगर मुरोंग हुआ ल्यू रुऑन की कॉन्शियसनेस में घुस जाती तो ल्यू रुऑन की जिंदगी और मौत पूरी तरह मुरोंग हुआ के कंट्रोल में होती। ल्यू रुऑन ने मुरोंग हुआ पर अटैक करना चाहा, लेकिन अब ब्लैक शैडो फॉर्म में मुरोंग हुआ उस अटैक को पूरी तरह इग्नोर कर सकती थी। मेरी इन्विंसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड से थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए इतना काफी है, मुरोंग हुआ ने ठंडी आवाज में कहा और अगले ही पल वो पहले ही ल्यू रुऑन के सामने पहुंच चुकी थी।
इस वक्त मुरोंगवा बहुत ही एक्साइटेड थी। अगर वो लियू रुऑन की कॉन्शियसनेस में घुसने में सक्सेसफुल हो गई तो उसे एक बहुत ही पावरफुल पपेट मिल जाएगा, और तब पूरे जैंघाई सिटी में, हत्ता कि पूरे ड्रैगन कंट्री में भी वो बिना किसी डर के सीधा चल सकेगी। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन जैसे ही मुरोंगवा ने लियू रुऑन को छुआ, वो तुरंत वहीं जम गई, क्योंकि जब वो लियू रुऑन की कॉन्शियसनेस में घुस रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई अजीब ताकत उल्टा उसकी कॉन्शियसनेस में घुस रही है। फिर तुरंत उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी फिगर दिखाई दिया। उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उससे निकलने वाली ऑरा इतनी खौफनाक थी जैसे नरक का कोई शैतान सामने खड़ा हो। और इसी पल उस फिगर ने जैसे मुरोंगहुआ को नोटिस कर लिया। अगले सेकंड मुरोंगहुआ को ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसकी रूह को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हो। वो तुरंत लियू रुऑन के शरीर से बाहर निकल आई और उसकी आंखें शौक से फट गईं। तुम आखिर हो क्या? तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी किसी अजीब ताकत से प्रोटेक्टेड है। सिर्फ लियू रुऑन की कॉन्शियसनेस में घुसने की कोशिश करते ही वो लगभग पूरी तरह इस ताकत के द्वारा बर्बाद हो गई थी। लियू रुऑन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने फिर से मुरोंगहुआ पर जानलेवा अटैक कर दिया। इस पल लियू रुऑन से मौत का खतरा महसूस करते ही मुरोंगहुआ ने बिल्कुल भी केयरलेस रहने की हिम्मत नहीं की। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं देर या जल्दी मर ही जाऊंगी। मुरोंगहुआ ने लियू रुऑन को गुस्से से घूरा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के बालकनी की खिड़की तोड़कर बाहर कूद पड़ी। मैंने बाहर की इविल स्पिरिट्स पहले ही खत्म कर दिए थे और इसी वजह से मुरोंगहुआ को भागने का मौका मिल गया। मुरोंगहुआ की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, बिल्कुल किसी भूत की मूवमेंट की तरह, और पल भर में ही वो डॉर्मेट्री के बाहर पहुंच गई। मुरोंगहुआ ने आगे देखा और अचानक लोगों का एक ग्रुप दिखाई दिया। जब उसने साफ देखा कि वो कौन है तो वो तुरंत खुशी से भर गई, क्योंकि जो लोग आए थे वो सब मिलिट्री के थे। जल्दी आकर मेरी जान बचाओ, मेरे फादर मुरोंग किंग शान है, मैं मुरोंगहुआ हूँ। इन सोल्जर्स को देखते ही मुरोंगहुआ को तुरंत सुरक्षा का एहसास हुआ। पल भर में सारे सोल्जर्स की नजरें मुरोंगहुआ पर टिक गईं। उनका लीडर भी एक्साइटेड दिख रहा था, क्योंकि वो मुरोंग किंग शैन के ए स्क्वाड हंटिंग आउल टीम के मेंबर्स थे। डिजास्टर आने से पहले हंटिंग आउल टीम पूरी दुनिया को डरा देने वाली फोर्स मानी जाती थी। टीम का हर एक मेंबर इंसानों के बीच एक किलिंग मशीन कहलाता था। तुम मुरोंगहुआ हो, मैं कैप्टन ब्लैक ईगल हूँ। मुझे तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ से ले जाने का ऑर्डर दिया है। बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे पीछे एक ईविल स्पिरिट लगी हुई है, जल्दी उसे खत्म करो। मुरोंगहुआ ने एक्साइटमेंट से कहा। अंडरस्टूड। ऑर्डर मिलते ही ब्लैक ईगल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। ये देखकर मुरोंगहुआ तुरंत खुशी से भर गई और जल्दी से सोल्जर्स के पीछे छिप गई। अब उसके पास पूरा भरोसा था, चाहे लियू रुऑन कितनी भी खौफनाक क्यों ना बन गई हो, इस एस स्क्वाड के सामने उसका अंजाम आखिर में सिर्फ एक ही होगा, मौत। पल भर में लियू रुऑन सबके सामने पहुंच गई। उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, मुरोंगहुआ को मारना, जो इस सब की असली मास्टरमाइंड थी। अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला वो अब मुरोंगहुआ से दुगना वसूल करना चाहती थी। रुको, तुम इंसान हो या ईविल स्पिरिट? लियू रुऑन को देखते ही ब्लैक ईगल जोर से चिल्लाया। साफ था कि इस पल लियू रुऑन की हालत बहुत ही अजीब थी। वो ना किसी ब्लड पैटर्न यूजर जैसी लग रही थी और ना ही पूरी तरह ईविल स्पिरिट जैसी। लेकिन एक बात ब्लैक ईगल पक्का जानता था, सामने वाले की स्ट्रेंथ बहुत ही खतरनाक थी। ये सुनते ही लियू रुऑन ने अपने कदम रोकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी लाल आंखें तुरंत ऑफिसर पर टिक गईं। अगले सेकंड ब्लैक ईगल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खूनी भूत उसे घुर रहा हो। उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए और पीठ पे ठंडा पसीना बहने लगा। मुझे सिर्फ उसे मारना है, मेरे रास्ते से हट जाओ, लियू रुऑन ने धीरे से कहा। नहीं, ब्लैक ईगल ने मजबूत आवाज में जवाब दिया। शायद तुम्हारा उससे कोई ग्रज हो, लेकिन इस डिजास्टर के सामने ऐसा कौन सा ग्रज है जो कुछ देर के लिए साइड पर नहीं रखा जा सकता? यंग लेडी, क्या तुम जानती हो वो मुरोंग किंग शाइन की बेटी है? शायद तुम्हारे पास कुछ ताकत हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कोई इम्पल्सिव काम मत करो। ब्लैक ईगल की आवाज बहुत सख्त थी। ऑफिसर की बातें सुनते ही लियू रुऑन के आसपास की ऑरा और भी ठंडी हो गई। तुम्हारे जैसे अमीर लोगों की जिंदगी ही जिंदगी है, क्या मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं थी? उन सब ने मिलकर मुझे बुली किया और आखिर में मुझे मौत तक पहुंचा दिया। क्या ये सब मेरी गलती थी? मैं इन सारे रेड टेप से तंग आ चुकी हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है, जो मुझे सताएगा उसे बिना रहम के मार दिया जाएगा। ये कहने के बाद लियू रुयन के आसपास की ऑरा पूरी तरह फट पड़ी। फायर। ये सीन देखते ही ब्लैक ईगल ने और बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत ऑर्डर दे दिया। पल भर में अनेक बुलेट्स लियू रुयन की तरफ बरसने लगीं। इस वक्त मुरोंगहुआ के चेहरे पर शांत और बेपरवाह एक्सप्रेशन था। हे, तुम छोटी सी बिच, क्या तुम सच में सोचती हो कि मौत से लौटकर आने के बाद तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? क्या तुम जानती हो मैंने उन लोगों को तुम्हें बुली करने क्यों दिया? सच बताऊं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमेशा मुझे उस तुच्छ नजर से देखती थी। मैं जिस चीज से खेलना चाहूं उससे खेलता हूं। अगर मैं औरतों के साथ खेलना चाहता हूं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम मरने लायक थी। मुरोंगहुआ के गुस्से भरे दांतों के बीच से निकले शब्दों के दौरान सारे सोल्जर्स ने फायरिंग रोक दी। सब कुछ फिर से शांत लगने लगा। गन पाउडर का धुआं धीरे धीरे हट गया।
टीम के सारे मेंबर्स बिना पलक झपकाए लियू रुयान की जगह को देखने लगे, लेकिन अगले ही पल सब लोग शॉक में जम गए, क्योंकि इस वक्त लियू रुयान बिना एक खरोंच के वहीं खड़ी थी, जैसे पहले हुआ अटैक कभी हुआ ही ना हो। तो ऐसा है, अब समझ आया। लियू रुयान की पहले से ठंडी आंखों में इस पल एक हल्की सी समझ की चमक दिखाई दी। इसी वक्त जो लोग पहले लियू रुयान पर अटैक कर रहे थे, उनके पूरे शरीर अचानक आग पकड़ने लगे। पल भर में पूरी टीम का आधे से ज्यादा हिस्सा जलकर मर गया। नहीं, जल्दी अटैक करो, उसे मार डालो। ये देखते ही मुरोंग हुआ कि रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई और उसने तुरंत आसपास के लोगों पर चीख कर हुक्म दिया। ये देखकर आसपास मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा ब्लड पैटर्न यूजर्स ने भी और देरी नहीं की और तुरंत लियू रुयान की तरफ दौड़ पड़े। इन ब्लड पैटर्न यूजर्स की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन सबकी स्ट्रेंथ सेकंड रैंक तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो लियू रुयान के सामने पहुंचने वाले थे, अचानक एक हड्डियां जमा देने वाली ठंडी आवाज उनके कानों में गूंजी, जिसमें अनंत प्रेशर भरा हुआ था। मैं देखना चाहता हूं आखिर कौन हिम्मत करता है मूव करने की। पल भर में 3 फिगर्स लियू रुयान के सामने आ खड़ी हुईं। इस वक्त उनका लीडर मैं था। मैं इन लोगों को तुच्छ नजर से देख रहा था, जैसे चींटियों को देख रहा हूं। मेरे पास जानगो शी वोंग, वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग और शाओ यी खड़े थे। इन ब्लड पैटर्न यूजर्स की घेराबंदी का सामना करते हुए हम सब ने अपनी औराज बिना किसी छुपाने के पूरी तरह रिलीज कर दी। ये सीन देखकर ब्लड पैटर्न यूजर्स का ग्रुप, हत्ता कि मुरोंग हुआ भी पूरी तरह स्टन हो गई, क्योंकि उनके सामने जो खड़े थे वो इंसान नहीं लग रहे थे, बल्कि एक से बढ़कर एक खौफनाक ईविल गॉड्स लग रहे थे। मेरा चेहरा देखते ही सब लोगों के चेहरों पर घबराहट आ गई। सिर्फ एक नजर देखकर ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से अबिस की सांस निकल रही हो और उनके दिल में झुकने की इच्छा पैदा हो रही हो। आप कौन हैं सर? क्या आप इस ईविल स्पिरिट को बचाना चाहते हैं और हमारी मिलिट्री के दुश्मन बनना चाहते हैं? ब्लैक ईगल ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझसे पूछा। मैं तुम सबको सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूं। या तो तुम सब यहीं मरोगे या फिर जहां से आए हो वापस चले जाओगे, मैंने तुच्छता से कहा। ये हद से ज्यादा है। टीम लीडर ब्लैक ईगल तुरंत गुस्से से भर गई। इतने सालों बैटलफील्ड में रहने के बाद उसने कभी इतना घमंडी इंसान नहीं देखा था। तो तुम मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। शी वोंग, मूव करो। मैंने तुरंत वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग को ऑर्डर दिया। वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग एक एस रैंक ईविल स्पिरिट था जिसके पास असाधारण स्ट्रेंथ थी, लेकिन इस वक्त मेरे सामने वो सिर्फ एक सबऑर्डिनेट जैसा था। वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग का सामना करते वक्त किसी ने भी उसे हल्के में नहीं लिया था। अगर वो मेरे पास खड़े फॉलोवर को भी हैंडल नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्हें सीधा सुसाइड ही कर लेना चाहिए था। लेकिन इसी पल स्कूल के बाहर से अचानक शोर मचने लगा। इस वक्त अनेक ईविल स्पिरिट साफ कर दिए गए थे। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म्स पहने सोल्जर्स का एक ग्रुप पल भर में हमारे सामने आ गया। इन लोगों को देखते ही मेरे पास खड़ी ब्लैक ईगल के दिल में भी खुशी की लहर दौड़ गई। क्या तुम खुद को बहुत स्ट्रांग समझते हो? मैंने अब 100 से ज्यादा ब्लड पैटर्न यूजर्स इकट्ठा कर लिए हैं। मुझे यकीन नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। ब्लैक ईगल, क्या ये लोग हमारी रीइंफोर्समेंट्स हैं? मुरोंग हुआ खुद को रोक ना पाई और पूछ बैठी। ब्लैक ईगल ये सिर हिला दिया। ये देखकर मुरोंग हुआ का चेहरा खुशी से भर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग आए थे उनकी ऑरा बहुत ही डरावनी थी। उनमें से हर एक ब्लड पैटर्न यूजर था और उनमें से कई लोग पहले ही सेकंड रैंक तक पहुंच चुके थे। ऐसी खौफनाक एग्जिस्टेंसेस पूरे ड्रैगन कंट्री में भी टॉप लेवल पर गिनी जाती थीं। इसके बाद मुरोंग हुआ सीधा भीड़ के सामने आई और घमंड से बोली, लियू रुयान, तुम्हें पहले मुझे ना मार पाने का अफसोस करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हारी रूह तक को मिटा दूंगी। इस औरत का घमंडी चेहरा देखकर मैंने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। ये कौन सी चीज है? क्या यही मुरोंग हुआ है? मैंने अपने पास खड़ी लियू रुयान से पूछा। लियू रुयान ने सिर हिला दिया। इसी पल मुझे सब कुछ समझ आ गया और मैंने इस क्लाउन के साथ एक शब्द भी ज्यादा बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। मैंने सीधा हाथ बढ़ाया और मुरोंग हुआ को पकड़ने की कोशिश की। अगले ही सेकंड मुरोंग हुआ ने एक जबरदस्त मौत का खतरा महसूस कर लिया। ओह नो! बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपना ब्लड पैटर्न ट्रू फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ब्लड पैटर्न ट्रू फॉर्म एक्टिवेट हुआ, मुरोंग हुआ का पूरा शरीर एक शैडो में बदल गया, जो हर फिजिकल डैमेज को इग्नोर कर सकता था। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ अजीब हुआ। मुरोंग हुआ जो हर फिजिकल डैमेज को इग्नोर कर सकती थी, इस वक्त मेरे अटैक का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह को किसी ने मजबूती से गला घोंट कर पकड़ लिया हो। मौत की आवरा उसने पूरी तरह घेर लिया। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो क्लियरली इनविंसिबल थी। मुरोंग हुआ ने मुझे अविश्वास से देखा। मर जाओ। अगले ही सेकंड मैंने अपनी पावर चलाई और मुरोंग हुआ को सीधा मिटा देने की तैयारी कर ली। नहीं, 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 तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे फादर मुरोंग चिंगशन हैं। मुरोंग हुआ जोर जोर से भीख मांगने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लाल रंग की ताकत की लहरें उसे पूरी तरह घेर लिए।
सिर्फ एक पल में मुरोंगवा ने पूरी कॉन्शियसनेस खो दी और इस दुनिया से गायब हो गई। तुम्हारा बाप मुरोंग चिंगशन है। क्या कमाल का बेटा पैदा किया है उसने। मौका मिला तो तुम्हारे बुढ़े बाप को भी मार दूंगा, मैंने बेपरवाही से कहा। ये सीन देखकर ब्लैक ईगल पूरी तरह टूट गई। तुमने सच में मुरोंगवा को मार डाला। तुम्हारे पास वाकई चीते जैसी हिम्मत है। डैम इट। लायन किंग, इन लोगों को मार डालो। मैंने वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग को एक और ऑर्डर दिया। जंग तुरंत शुरू हो गई। ये ब्लड पैटर्न यूजर्स वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे थे और पूरी तरह दबा दिए गए थे। ब्लैक ईगल ने तुरंत भौहें से कोड़ ली। उसने सामने आ रही ब्लड पैटर्न यूजर्स टीम को घूर कर देखा और बेचैनी से बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी हमारी मदद करो और इस डीमन को खत्म करो। लेकिन सामने खड़े ऑफिसर ने सिर हिला दिया। माफ कीजिएगा, अगर हमें पहले पता होता कि जिस इंसान से आप निपटना चाहते हैं वो ज्योतियान है, तो हम कभी यहाँ नहीं आते। ब्लड पैटर्न यूजर्स के लीडर चैन शान ने बेबसी सी मुस्कान के साथ कहा। क्या? चैन शान की बात सुनकर ब्लैक ईगल का चेहरा तुरंत शॉक में जम गया। तुम्हारे पास 100 ब्लड पैटर्न यूजर्स हैं, क्या तुम लोग बस खड़े होकर देखते रहोगे? मैं सच बताती हूँ, जिसे उसने मारा है वो मुरोंग चिंगशन का बेटा है। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो तुम सब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। ब्लैक ईगल ने फिर धमकी दी। तुम्हारी मदद करें? किस दम पर? हम 100 लोग मिलकर भी ज्योतियान की एक उंगली के बराबर नहीं है, चैन शान ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। एक ब्लड पैटर्न यूजर होने के नाते वो मुझे और अपने बीच की स्ट्रेंथ गैप को अच्छी तरह जानती थी। जो इंसान आसानी से वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग को गुलाम बना सकता हो, उसकी स्ट्रेंथ इतनी डरावनी थी कि पूरे ड्रैगन कंट्री के टॉप एक्सपर्ट्स में उसका नाम आता था। ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? ब्लैक ईगल ने अविश्वास से कहा। इसी पल वॉरिंग स्टेट्स लायन किंग पल भर में उसके सामने पहुंच गया। एक लंबी तलवार जिसमें अजीब लाल रंग की रोशनी चमक रही थी, तुरंत ब्लैक ईगल के शरीर को चीरते हुए निकल गई। अगले ही सेकंड ब्लैक ईगल ने एक दर्द भरी चीख मारी और अपनी बेचैनी और नफरत के साथ राख बनकर गायब हो गई। ब्लैक ईगल की मौत के साथ ही ब्लड पैटर्न यूजर्स की ये टीम पूरी तरह मिटा दी गई। इस पल सब कुछ फिर से पूरी तरह शांत हो गया। चैन शान तुरंत मेरे पास आई और आदर से बोली, मिस्टर ज्योतियान, इस घटना के लिए मैं गहरी माफी चाहती हूँ और साथ ही आपका बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने हमारी मदद करके यहाँ की डीमन को खत्म कर दिया। ये सुनकर मैंने बस बेपरवाही से सिर हिला दिया। और मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये स्कूल वैसे भी बहुत अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है। अगर हम यहाँ एक शेल्टर बना सके तो बहुत अच्छा होगा। मैंने ये बात बस कैजुअली कही। टीम लीडर होने के नाते चेन शैन नेचुरली एक समझदार इंसान थी और उसने तुरंत मेरा मतलब समझ लिया। मिस्टर जोटियान, इस छोटी सी बात को हम पर छोड़ दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर ये जगह पूरी तरह एक शेल्टर में बदल दी जाएगी और इस शेल्टर के मालिक नेचुरली आप ही होंगे मिस्टर जोटियान। चैन की समझदारी देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। यंग मैन, मेहनत से काम करो। बाद में मैं तुम्हारे लिए कुछ और सिस्टर्स इन लॉ भी ढूंढ दूंगा। मैंने चैन के कंधे पर हाथ रखकर मायने भरी आवाज में कहा। इस पल चैन ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और आदर के साथ सर हिला दिया। मिस्टर जूटियान, अब स्कूल के अंदर के डीमंस लगभग पूरी तरह साफ हो चुके हैं। क्या हम थोड़ा आराम कर लें और आज रात टीम लीडर ली के काम खत्म करने के बाद एक सेलिब्रेशन फीस्ट रखें? चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैंने शांति से सर हिला दिया। इसी वक्त शाओ ये भी दौड़ती हुई आ गई। प्रधान, चलो आराम करते हैं, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ, शाओ यी ने थोड़ी सी शिकायती आवाज में कहा। खुद चले जाओ, मुझे अभी और काम करना है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। इसके बाद मैंने शाओ यी पर और ध्यान नहीं दिया और सीधा लियू रुयान का हाथ पकड़कर पल भर में वहां से गायब हो गया। इस बार मेरा टारगेट पास का एक मंदिर था। मेरे पिछले जन्म की यादों के मुताबिक इसी मंदिर में एक डिवाइन मिरेकल ट्री पैदा होने वाला था। आधा घंटा बाद हम मंदिर पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर गए, हमें जमीन पर बिखरे हुए टूटे हुए हाथ, पैर और लाशें दिखाई दी। अब यहाँ किसी मंदिर वाली शांति का नामो निशान नहीं था। ये जगह बिल्कुल एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड जैसी लग रही थी। मैंने लियू रुयान का हाथ पकड़े रखा और मंदिर के अंदर की तरफ बढ़ता गया। अंदर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था, जैसे सारे मंक्स पहले ही मर चुके हों। मैंने आसपास नजर दौड़ाई और अचानक एक कमरा देखा जो बाकी सबसे अलग था। पूरे कमरे में खून का एक भी निशान नहीं था और सब कुछ बहुत साफ सुथरा था। मैंने अपनी नजर बिस्तर की तरफ घुमाई और अचानक कुछ अजीब सा देख लिया। जिज्ञासा में मैं आगे बढ़ा और ध्यान से देखने लगा। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो एक पर्पल वीविल था। तो ये वो रूम है जो तुम नन के रूम के रूप में यूज कर रही थी। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि नन की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल होती है। मैं अपनी सांस रोककर बोल पड़ा। वो क्या है? मेरे पास खड़ी लियू रुयान भी आगे बढ़कर देखना चाहती थी। ये देखते ही मैंने उसे तुरंत रोक दिया। कुछ नहीं, शायद किसी ने गलती से यहाँ कोई टॉय छोड़ दिया होगा, चलो आगे देखते हैं। मैंने जल्दी से बात को टाल दिया और तुरंत लियू रुयान का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर निकल गया। दिमाग में मौजूद यादों के मुताबिक मैं आगे बढ़ता गया और जल्द ही मंदिर के मैत्रेया हॉल तक पहुंच गया।
मैत्रेय हॉल के अंदर एक विशाल सुनहरा बुद्धा स्टैचू स्थापित था और उस बुद्धा स्टैचू के सामने एक स्केलेटन पड़ा हुआ था जो मॉन्क के कपड़े पहने हुए था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस स्केलेटन की खोपड़ी पर हवा में से उग आई एक खूबसूरत और मोहक फूल खिला हुआ था। ये सीन देखकर मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा, बल्कि मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि मेरे सामने जो फूल था वही डिवाइन मिरेकल फ्लावर था जिसे मैं ढूंढ रहा था। अगले ही पल मैंने उस फूल को पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही मैंने उस फूल को निगला, मुझे तुरंत एक भयानक ऊर्जा का भाव महसूस हुआ। ये ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रचंड थी और मेरे अंदर के ऑर्गन्स पर जोर जोर से टकरा रही थी। जैसे जैसे मैं इस ऊर्जा को रिफाइन करता गया, मेरे पूरे शरीर को पहले कभी न महसूस हुई राहत मिलने लगी। मैं सफल हो गया। मैं सक्सेसफुली रैंक 4 तक ब्रेक थ्रू कर गया। और जैसे ही मैंने रैंक 4 में ब्रेक थ्रू किया, मुझे एक और खौफनाक एबिलिटी मिल गई। इस एबिलिटी का नाम था ब्लड गॉड सीड। मैं अपने शरीर के खून को रिफाइन करके ब्लड गॉड सीड्स में बदल सकता था। हर एक ब्लड गॉड सीड मेरी एक एक्स्ट्रा लाइफ को रिप्रेजेंट करता था और बाद के स्टेजेस में अनेक ब्लड गॉड सीड्स मिलकर एक अनंत ब्लड सी बना सकते थे। जब तक ब्लड सी मौजूद रहेगा, मुझे सच में अमर और अविनाशी कहा जा सकता था। लेजेंडरी जांग चैन के पास स्वर्ग और धरती को मिटा देने वाली ताकत थी। हालांकि मैं अभी असली जांग चैन जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन मैंने अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी थी। मेरे पावरफुल होने के बाद मेरे पास खड़ी ल्यू रुयान में भी हल्का सा बदलाव दिखाई दिया। उसकी भौएं हल्की सी सिकुड़ गई और इस पल उसकी आंखें और ज्यादा साफ लगने लगी थी। लगता है मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ उसे भी फायदा मिल रहा है। वो धीरे धीरे एक जिंदा इंसान की तरह लगने लगी है। बस मुझे ये नहीं पता कि उसके दिल की धड़कन है या नहीं। ये सोचते हुए मैंने सीधा अपना हाथ ल्यू रुयान के सीने पर रख दिया। छूने पर हल्का सा सॉफ्ट लग रहा था और थोड़ा ठंडा भी था, लेकिन मुझे हल्की सी धड़कन महसूस हुई। धड़कन धीमी थी, लेकिन वाकई मौजूद थी। मैं धीरे से अपना हाथ वापस खींचने लगा और सोचने लगा। इस दौरान ल्यू रुयान ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत देख रहा हूं या नहीं। अचानक मैंने देखा कि इस वक्त उसके गाल हल्की सी लालिमा से भर गए थे। तो ये शर्म भी महसूस कर सकती है। तो फिर धड़कन एक बार और चेक करते हैं। मेरे होठों के कोने हल्की सी मुस्कान में बदल गए और मुझे शुरुआत के दिन याद आ गए। तब मैंने ल्यू रुयान को चोरी से किस कर लिया था। मुझे नहीं पता वो इतनी गुस्सा क्यों हो गई थी कि उसने खुद को ही काट लिया था। शायद ल्यू रुयान की अपनी कॉन्शियसनेस अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। मैंने फिर से ध्यान से उसकी हार्ट बीट महसूस की। इस बार उसका रिएक्शन और भी ज्यादा साफ था, बिल्कुल एक जिंदा औरत की तरह। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। काफी देर हो चुकी है। हम डिवाइन मिरेकल फ्लावर ले चुके हैं, इसलिए पहले यहां से चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, एक साफ आवाज अचानक मेरे कानों तक पहुंची। मैं तुरंत भौं सिकोड़कर पलटा और आवाज की डायरेक्शन में दौड़ गया। फिर मेरे सामने एक फिगर दिखाई दी। वो एक जवान लड़की थी जो ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल की लग रही थी। उसने बीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और इस वक्त उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो तुरंत भागने लगी। अगर वो सिर्फ एक आम लड़की होती तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ये लड़की अलग थी, क्योंकि मैंने उसके शरीर पर कई ब्लड कलर्ड पैटर्न्स देखे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके ब्लड पैटर्न्स की क्वालिटी भी हैरान कर देने वाली थी। कम से कम रैंक 1 तक पहुंच चुकी थी और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। एक जवान लड़की जिसने एक साथ कई ब्लड पैटर्न्स अवेकन किए हों, क्या ये मेरे पिछले जन्म वाली फीमेल एम्परर हो सकती है? ये ख्याल मेरे दिमाग में तुरंत आया और मैं बिना देरी किए उसके पीछे दौड़ पड़ा। मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उस लड़की के शरीर पर कुल 11 ब्लड पैटर्न्स अवेकन हुए थे और उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी खौफनाक रैंक 3 तक पहुंच चुकी थी। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एक आम रैंक 3 ब्लड पैटर्न यूजर को भी ड्रैगन कंट्री का पिलर माना जाता था, और ये लड़की तो इतने सारे ब्लड पैटर्न्स रखती थी। उसकी एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ एक आम रैंक 4 या शायद रैंक 5 यूजर के बराबर थी। ये देखकर मैं धीरे से बोल पड़ा, सिर्फ 11 ब्लड पैटर्न्स? लगता है तुम मेरे पिछले जन्म वाली वो इंसान नहीं हो, या फिर शायद फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा मौका मिले जिससे तुम और ब्लड पैटर्न्स अवेकन कर सको। इस वक्त मुझे लगातार पीछे आता देखकर वो लड़की और भी ज्यादा घबरा गई। फिर उसके शरीर पर मौजूद एक ब्लड पैटर्न में से अचानक लाल रोशनी से चमकने लगा। अगले ही पल आग से बना हुआ 3 लेगेड गोल्डन क्रो सामने आ गया और सीधा मेरी तरफ झपटा। ये देखकर मैंने भौं सिकोड़ी और सीधा हाथ बढ़ाकर उस अटैक को रोक दिया। ये वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। इस छोटी लड़की में मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। जब उस लड़की ने देखा कि मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसकी आंखों में डर और भी गहरा हो गया। घबराहट में वो सीधा मंदिर के बेसमेंट की तरफ भाग गई। जैसे ही मैं बेसमेंट के एंट्रेंस पर पहुंचा, मुझे तुरंत महसूस हुआ कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इस बेसमेंट में कुछ अजीब है। लगता है अंदर कोई पावरफुल डीमन छिपा हुआ है। ये सोचते हुए मैं और ल्यू रुयान बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चले गए। बेसमेंट ज्यादा बड़ा नहीं था। एक छोटे से पैसेज को पार करने के बाद सामने की जगह अचानक खुल गई। अचानक मेरे कानों में हैरानी भरी चीख सुनाई दी। मैं तुरंत आवाज की तरफ देखा और जल्द ही उस लड़की को देख लिया। इस वक्त वो अपने सामने मौजूद चीज को डर के साथ घूर रही थी और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मैंने भौं से कोड़ी और उस डायरेक्शन में देखा जहां वो देख रही थी।
और तब मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर एक विशाल और डरावनी काली भूत जैसी फिगर बंधी हुई थी। उस भूत जैसी फिगर के पूरे शरीर में एक लंबी पूरी तरह काली तलवार घुसी हुई थी। ये आखिर किस तरह की चीज है? मैं एक बार रीबर्थ ले चुका था, लेकिन मैंने आज तक इतना खौफनाक सीन नहीं देखा था। लेकिन मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही थी कि मेरे सामने मौजूद ये घोस्ट इसी काली तलवार के द्वारा सील किया गया है, और जब इस तलवार की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये घोस्ट फिगर सीधा आजाद होकर पूरी दुनिया के लिए एक डिजास्टर बन सकता था। मुझे इस थ्रेड को पहले ही खत्म करना था, वरना बाद में पक्का और भी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती। सब कुछ सोचने के बाद मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, लियूरवान अटैक करो और इस हरामी चीज को मार डालो। मैं खुद जल्दी से एक्शन में नहीं आया, बल्कि पहले लियूरवान को इसका टेरर लेवल टेस्ट करने दिया। अगर लियूरवान भी इसे हैंडल ना कर पाती, तब मेरा खुद उतरना देर नहीं होता। लियूरवान ने हल्का सा सर हिलाया। अगले ही पल बेसमेंट का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। उसके तुरंत बाद एक भयानक आग की जीप घोस्ट फिगर की तरफ दौड़ी। उस फ्लेम टंग के सिरों पर अजीब सा सांप जैसा फोक शेप चमक रहा था, जैसे वो पूरे घोस्ट फिगर को निगल जाना चाहती हो। लेकिन अगले ही पल एक हिला देने वाला सीन सामने आया। ये घोस्ट फिगर एक ब्लैक होल की तरह था जो हर चीज को निगल सकता था। जैसे ही उसका फ्लेम टंग से कांटेक्ट हुआ, उसने उल्टा उसी फ्लेम टंग को ही निगल लिया। ये देखकर ल्यूरवान भी थोड़ी नाराज नजर आई और उसने तुरंत और भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर रिलीज कर दी। लेकिन इस बार भी कोई सस्पेंस नहीं था। घोस्ट फिगर ने उसकी सारी पावर फिर से सीधा निगल ली। यहां दबा हुआ यह डीमन लगता था दुनिया की हर चीज को डिवावर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं था जो मेरी ब्लड एक्सट्रैक्शन एबिलिटी को सीधा काउंटर कर रहा था। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसे सीधा रिफाइन करके देखते हैं। इतना कहकर मैं खुद एक्शन लेने ही वाला था, तभी घोस्ट फिगर की आंखों ने जैसे कुछ महसूस कर लिया और वो बेचैन होकर हिलने लगा। अगले सेकंड एक लाल रोशनी चमकी और मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरी कॉन्शियसनेस पर हमला हो रहा है, जैसे ये घोस्ट फिगर मेरे थॉट्स को सीधा रीराइट कर सकता हो। मैंने जरा भी लापरवाही नहीं की और तुरंत रेजिस्टेंस शुरू कर दिया। शायद उस घोस्ट आई को पता था कि वो मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने पास खड़ी छोटी लड़की को टारगेट कर लिया। लाल रोशनी उसके शरीर पर फिसली और कुछ ही पल में उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। चाहे उसने पावरफुल एबिलिटीज अवेकन कर ली थी, लेकिन उसकी मेंटल फोर्टिट्यूड अभी भी बहुत कमजोर थी। ये देखते ही मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हाथ से घोस्ट फिगर की गर्दन पकड़ ली। कांटेक्ट होते ही मुझे एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हुई, जैसे मेरी तीनों आत्माएं और सातों प्राण इस घोस्ट फिगर के अंदर खींच लिए जाएंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने अपने शरीर की सारी पावर चैनल की और घोस्ट फिगर को सप्रेस और रिफाइन करना शुरू कर दिया। मेरे सप्रेशन के नीचे उसका शरीर धीरे धीरे बेचैन होने लगा, पागलपन की हद तक छुटने की कोशिश करता हुआ। लेकिन यह सब बेकार था। उसका शरीर पहले ही उस लंबी तलवार के नीचे दबा हुआ था और अब मेरे सामने रेजिस्ट करने की उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। जो घोस्ट फिगर पहले पूरी तरह काला था, वो अब धीरे धीरे मेरे रिफाइनमेंट से ब्लड रेड बनने लगा। अगर कोई एक्सीडेंट ना हुआ तो बहुत जल्द ये घोस्ट फिगर मेरे सर्वेंट्स में से एक बन जाता। समय बीतने के साथ पूरे घोस्ट फिगर का आधे से ज्यादा हिस्सा अजीब लाल रंग में बदल चुका था। उसके ऊपर लगी लंबी तलवार भी अपना काला रंग खोकर धीरे धीरे ब्लड रेड हो रही थी। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं जीत नहीं वाला हूं, तब एक और एक्सीडेंट हो गया। इस वक्त घोस्ट फिगर में अचानक एक खतरनाक और डरावना चेहरा दिखाया, जैसे वो मुझे जिंदा निगल जाना चाहता हो। उसकी स्कारलेट घोस्ट आइज बेचैनी से हिलने लगी और एक और लाल रोशनी ने मुझे घूर कर देखा। क्या देख रहा है? हिम्मत है तो फिर देख। इतना कहकर मैंने एक हाथ बढ़ाया और सीधा उस घोस्ट आई की तरफ घुसा दिया। अगले ही सेकंड घोस्ट फिगर ने दर्द भरी कराह निकाली और मैंने तुरंत उस घोस्ट आई को निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। 2-3 बार चबाने के बाद मैंने उसे बड़े मजे से निगल लिया। ये सीन देखकर घोस्ट फिगर पूरी तरह घबरा गया। अब उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसका सिर सीधा शरीर से अलग हो गया और वो तुरंत यहां से भागना चाहता था। भागना चाहता है, नाइस ट्राई। मैंने तुरंत उसके सिर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इसी वक्त पूरा बेसमेंट अचानक गिरने लगा, जैसे उसके सारे सपोर्ट पॉइंट्स खत्म हो गए हों। और क्योंकि घोस्ट फिगर का कोई फिजिकल बॉडी नहीं था, वो इस सब को इग्नोर करके सीधा ऊपर जमीन की तरफ उड़ गया। मैंने पास खड़ी छोटी लड़की की तरफ देखा। फायदे और नुकसान तोलने के बाद मैंने उसका पीछा छोड़ने का फैसला किया। मैं मुड़ा, लड़की को पकड़ा और ल्यूरुआन को लेकर सीधा बेसमेंट से बाहर निकल गया। मेरे साथ बाहर निकली चीजों में घोस्ट फिगर का शरीर और वो लंबी तलवार भी थी जो मेरे करप्शन से बदल चुकी थी। इसी वक्त मेरे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम आई। टेरिफाइंग घोस्ट फिगर किसी भी बॉडी पार्ट को स्प्लाइस कर सकता है। स्कारलेट घोस्ट आए घोस्ट डोमेन खोल सकता है और लोगों की कॉन्शियसनेस इन्वेड कर सकता है। ईविल स्वॉर्ड ओरिजिनल फॉर्म जितनी ज्यादा किलिंग इंटेंट होगी